प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2, जहां पे अपने टॉपिक का नाम बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। यहाँ पे हमें अपना क्या सीखना है, यहाँ पे हम अपनी डिटरमिनेंट की कुछ एक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ये काम अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एनुअल एग्जाम में अपना यहाँ से क्वेश्चन श्योर बनता है, ठीक है ना। अब देखो एक्सरसाइज बहुत आसान काम यहाँ पे अपना, देखो क्वेश्चंस आसान कब बनेंगे जब ये प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे अपना बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो बच्चों में क्या कहती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें कहती है, अगर मान लिया हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स बच्चों ए गिवन है, अगर हम उस मैट्रिक्स का अपना बच्चों क्या निकाल ले, डिटरमिनेंट निकाल लें, या फिर उस मैट्रिक्स का हम अपना ट्रांसपोज पहले निकाले और बाद में डिटरमिनेंट निकाल लें, तो वैल्यू हमारी वहां पे हमेशा बच्चों क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो क्या बताया है, अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स बच्चों ए गिवन है, फॉर एग्जांपल देखो अपना यही आ गया 5 माइनस का 4 माइनस का 3, और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई, माइनस का 1। तो मैंने आपको क्या बताया, देखो अगर हम ए मैट्रिक्स का अपना डेट निकाल लें या फिर इसका ट्रांसपोज निकाल के बाद में डेट ले लें, तो वैल्यू में हमारा यहाँ पे बच्चों कोई भी चेंज नहीं होगा। ये बात हमने अपने इस प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ी है। जैसे कि देखो एक बार ए मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है, तो यहां से हमारे पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू में वैल्यू देखो बच्चों क्या बनेगी, ए का अपना यहाँ पे ट्रांसपोज निकाल लो, तो 5 माइनस का 4 माइनस 3, और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, -1। तो मैंने आपको ये बोला है ए का अपना यहाँ पे डेट निकालो बच्चों, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखना एक बार 5 माइनस 4 माइनस 3 -1। अगर सोल्व करेंगे तो देखना एक बार, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ के साथ -5, बीच में माइनस साइन अपने पास से हमें लगाना है, एंड थर्ड की मल्टीप्लाई सेकंड के साथ, तो माइनस का 3 इंटू में माइनस का 4, वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, प्लस का 12, और बाहर साइन माइनस का है तो माइनस का 12 रहेगा, तो -5 माइनस का 12, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस का 17। और वहां पे भी देखना, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, ए ट्रांसपोज हमने पहले ले लिया, अब इसका डेट निकालो बच्चों, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखना एक बार, डेट के अंदर 5 -3 -4 -1। अगर यहां से आगे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो देखना एक बार, अच्छा एक काम करो, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ के साथ -5, माइनस साइन अपने पास से, और ये अपने यहाँ पे बनेगा बच्चों 12, तो वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस का 17। चेक करो वैल्यू हमारे यहाँ पे सेम है या नहीं है, सेम है ना। तो ये मेरी सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का अपना डिटरमिनेंट ले लें, या फिर पहले उसका ट्रांसपोज निकाल लो और बाद में हम अपना मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लें, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे हमेशा बच्चों क्या रहेगी, सेम रहेगी। इस चीज का ध्यान रखोगे, वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। उसके बाद आगे हम बढ़ते अपने प्रॉपर्टी नंबर 2 के ऊपर। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी हमें अपनी क्या कहती है, ये बात समझो बच्चों। अब मान लो अपने पास कोई भी डिटरमिनेंट गिवन है, मान लीजिए आ गया ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ पे वैल्यू अपनी गिवन बच्चों जी एच, और यहाँ पे हमारा एलिमेंट आ गया बच्चों के, कुछ भी हो सकता है, हमने ये एलिमेंट्स अपने यहाँ पे मान लिए, ठीक है ना। अब ये मान लो हमारे पास कोई भी एक डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन है, तो ये प्रॉपर्टी बच्चों में कहती है कि देखो ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों, फर्स्ट रो है, इसको हम अपना R1 से लिखवा देते हैं, ये अपने पास सेकंड रो है R2 से लिखवा देते हैं, ये हमारे पास थर्ड रो है तो R3 से लिखवा देते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम तो C1 से लिखवाएंगे, सेकंड कॉलम है तो C2 से, एंड थर्ड कॉलम है तो C3 से, ठीक है ना। हाँ एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, ये जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, किसकी, डिटरमिनेंट की। मैट्रिक्स के ऊपर हमारी ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। अगर डेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे केवल और केवल डेट की होती है, इस चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लिया हमारे पास ये कोई भी डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन है, तो सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों में ये कहती है कि अगर हम किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करवाना चाहें, क्या बोला है, अगर हम किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम को बच्चों आपस में इंटरचेंज करवाना चाहें, तो उनको हम इंटरचेंज करवा सकते हैं, बट कंडीशन दो। सबसे पहली कंडीशन, वो दोनों रो या वो दोनों कॉलम उनका आपस में पड़ोसी होना जरूरी है। पड़ोसी का मतलब क्या हुआ, एक साथ लगते हुए होने जरूरी है। ये नहीं है कि R1 को हमने R3 से इंटरचेंज करवा दिया, हम R1 को केवल और केवल R2 से इंटरचेंज करवा सकते हैं, R2 को हम केवल और केवल R3 या R1 से इंटरचेंज करवा सकते हैं, C1 को हम C2 से करवा सकते हैं, और C2 को हम या तो C1 से या C3 से, उनका आपस में पड़ोसी होना जरूरी है। और कंडीशन नंबर 2, अगर हम कभी भी किन्हीं दो रो या दो कॉलम को अगर हम आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो डिटरमिनेंट के आगे साइन हमेशा किस चीज का आ जाएगा बच्चों, माइनस का। इस चीज का ध्यान रखोगे। जैसे कि मान लिया कोई हमें इसमें ये बोल दे कि हम यहाँ पे अपना R1 और R2 दोनों को बच्चों आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं। अगर R1 और R2 दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है, तो ये साइन होता है बच्चों हमारा चेंज का, किसका, चेंज का।
R1 को R2 में चेंज करना है, और ये जो अपना साइन होगा, ये साइन होता है बच्चों अपना यहाँ पे इंटरचेंज का। R1 को हमें R2 में बदलना है और R2 को हमें वापस किस में बदलना बच्चों, R1 में बदलना है। अगर हमें कभी भी किन्हीं भी दो पड़ोसी रो को आपस में इंटरचेंज करना पड़ जाए तो प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि इंटरचेंज करवा दो। देखो अगर इंटरचेंज करवाएंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखना बच्चों एक बार, यहां पे आ जाएगा बच्चों अपना A B C था, इंटरचेंज हम करवा देते हैं। R1 को R2 में लिखना है तो R2 हमारे पास ये रही D E F, R2 की जगह R1 और R1 की जगह बच्चों R2, इनको आपस में इंटरचेंज करवा दो। तो यहाँ पे अपना R1 में क्या बनेगा, D E F बनेगा, और R2 में क्या चला जाएगा, R1 A B C, R3 में अपना नो चेंज G H, और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों K। देखो इसको मैं ऐसे लिखा सकता हूं, बट कंडीशन एक, आगे साइन हमारे यहाँ पे कैसा आ जाएगा बच्चों, माइनस का। जो वैल्यू हमें यहां से मिलेगी सेम वही वैल्यू हमें यहां से मिलेगी, वैल्यू में हमारा पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये कि हमारे यहाँ पे बच्चों प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। देखो अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डेट लेंगे या फिर ट्रांसपोज लेके डेट लेंगे तो वैल्यू में हमारा पे बच्चों कोई भी चेंज नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हमें क्या कहती है, अगर हम किन्हीं भी दो पड़ोसी रो या किन्हीं भी दो पड़ोसी कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना चाहें तो इंटरचेंज करवा सकते हैं, बट कंडीशन आगे साइन अपना वहां पे आगे किस चीज का आ जाएगा बच्चों, माइनस का आ जाएगा। देखो बच्चों अगर इन दो प्रॉपर्टीज में कोई भी डाउट है तो ठीक है ना, इनकी स्टेटमेंट या डेफिनेशन वगैरह लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी को डायरेक्ट लिख के समझना है, बस समझने की चीज बच्चों यहाँ पे समझने में गलती नहीं करनी। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, देखो थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों में यहाँ पे क्या कहती है, जैसे कि मान लिया हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट गिवन है, आगे लिख देता हूं थर्ड प्रॉपर्टी, मान लो हमारे पास डिटरमिनेंट ये आ गया बच्चों। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक रो में गिवन A B C, आगे इन्होंने बोल दिया अपने यहाँ पे D E F, और अगेन यहाँ पे वैल्यू आ गई बच्चों हमारी A B C। एक बात का हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर हमारे कभी भी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम ऐसे आ जाए जहां पर हमारे एलिमेंट सेम है तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, देन इन दैट केस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स 0। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हमारे वहां पे बच्चों क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो यहां पे एक बात का ध्यान रखोगे, इफ एनी टू रो, अगर हमारी कभी भी कोई भी दो रो चाहे पड़ोसी हो या ना हो, यहां पे कोई कंडीशन नहीं है, इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर हमारे कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, आइडेंटिकल का मतलब बच्चों क्या होता है, सेम, अगर एक जैसे बन जाए तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स 0। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हमारी वहां पे बच्चों क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ अपना एक डेट गिवन है, वैल्यू हमारे पास बच्चों ये आ गई, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया अपना 5 4 1, यहाँ पे आ गया 1 माइनस का 2 0, और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 5 4 1। चेक करना चाहते हैं हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो ये चीज बच्चों अपने आप ही चेक करोगे। अगर तुम यहाँ पे इस डेट की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, 0 के बराबर। रीजन क्या देंगे, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी R1 की वैल्यू है एंड जो हमारे पास यहाँ पे R3 की वैल्यू है, ये दोनों रोज आर आइडेंटिकल। ये दोनों रो हमारे पास बच्चों अपनी कैसी आ गई, आइडेंटिकल यानी सेम आ गई। अगर ये दोनों रो सेम है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, तो इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे बच्चों क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। कर सकते हो ना। तो ये हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर है थर्ड। अगर हमारी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक जैसे हो जाए तो उस केस में हमारे यहाँ पे डेट की वैल्यू बच्चों क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। उसके बाद देखो आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 के ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमें क्या कहती है, देखो अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक डेट गिवन बच्चों, अब की बार इन्होंने ये बोल दिया अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अगर सभी एलिमेंट्स हमारे 0 बन जाए, क्या बोला बच्चों, अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अगर हमारे सभी एलिमेंट्स क्या बन जाते हैं, 0 बन जाते हैं, बाकी चाहे यहां पे कुछ भी हो, यहां पे A B C D E F, ये बात हमने सपोज कर ली, बट यहाँ पे देखो एक बार C1 के सभी एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे 0 आ गए, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू में हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों, 0। तो यहाँ पे क्या बात याद रखनी है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, अगर किसी भी एक रो
या किसी भी एक कॉलम के ऑल एलिमेंट्स बिकम्स जीरो। अगर वो सभी एलिमेंट हमारे यहाँ पे बच्चों क्या बन जाए, जीरो बन जाए, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू में हमारे यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगी, जीरो। तो ये हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4। देखो बच्चों अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 के ऊपर। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 5 में कहती है बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, इस चीज का ध्यान रखना है, ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो। देखो क्या बोला है, अगर हमारे पास कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी क्या होती है पढ़ा होगा, अगर हमारा किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी का नेगेटिव आ जाए तो वो मैट्रिक्स हमारी वहां पे बच्चों क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। तो अगर हमारे पास कोई भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास वहां पे बच्चों क्या, ऑड ऑर्डर। ऑड ऑर्डर का मतलब समझते हो, 1 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 3, ये जो हमारे ऑर्डर होते हैं इनको बोलते हैं बच्चों ऑड ऑर्डर, ठीक है ना। ऑड ऑर्डर इज जीरो। अगर हमारे पास कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक ऐसी है जिसका हमारे पास वहां पे ऑड ऑर्डर है तो उसकी वैल्यू हमारी वहां पे क्या बनेगी बच्चों, जीरो बनेगी। किसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू। फॉर एग्जांपल देखो अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, यहां पे लिख देता हूं मैं। अब मान लिया उसका हम अपना डेट निकालेंगे और मैट्रिक्स आ गई बच्चों हमारे यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और वो भी किस ऑर्डर की, ऑड ऑर्डर की। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे मेन पहचान क्या है, इसके डायगोनल में वहां पे बच्चों क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। आई बात समझ में। और ai इज इक्वल टू में हमने क्या पढ़ा था, माइनस ऑफ ए जे आई। माइनस ऑफ ए जे आई का मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1, यानी a12 किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ a21 के बराबर। यहाँ पे 2 है तो बच्चों यहाँ पे माइनस का 2। आई बात समझ में। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे, माइनस का 5। ये होती है हमारे यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम अपनी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू में यहाँ पे क्या मिलेगी बच्चों, जीरो। चाहे अपने यहाँ पे वैल्यू चेक करवा सकते हो, तो वैल्यू हमारे यहाँ पे बच्चों क्या बन जाएगी, जीरो। तो ये थी हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5। तो देखो 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डेट लें या ट्रांसपोज लेके डेट ले तो वैल्यू हमारी वहां पे क्या रहेगी, सेम। अगली में हमने क्या पढ़ा बच्चों, अगर हम किन्हीं भी 2 रो या किन्हीं भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करवाएंगे, कंडीशन 2, पहली कंडीशन उनका पड़ोसी होना जरूरी है, दूसरी कंडीशन अगर इंटरचेंज करेंगे तो आगे साइन हमारा वहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का आ जाएगा। तो जो वैल्यू में यहां से मिलेगी सेम वही वैल्यू में यहां से मिलेगी। इसको मैं बिल्कुल ऐसे भी लिख सकता हूं, तो वैल्यू में हमारा पे कोई भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर हमारी कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सेम हो जाए तो डेट की वैल्यू हमारे यहाँ पे बच्चों क्या बन जाएगी, जीरो। और उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा है, अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अगर हमारे सारे एलिमेंट बच्चों जीरो बन जाते हैं तो उस केस में भी वैल्यू ऑफ डेट हमारी क्या बनेगी, जीरो। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5, यहाँ पे आपको क्या बताया है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो अगर हमारे पास कोई भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास वहां पे ओड है तो उसकी वैल्यू हमारी हमेशा वहां पे किसके बराबर होगी बच्चों, जीरो के बराबर। इस चीज का ध्यान रखोगे। तो ये हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर है 5। उसके बाद आगे देखो, आगे हम चलते प्रॉपर्टी नंबर 6 के ऊपर। हाँ, ये सारी चीजें नोटबुक के ऊपर नोट जरूर करनी है, स्टेटमेंट वगैरह लिखने की कोई भी जरूरत नहीं, बस समझ में आनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है, सेकंड अगर इंटरचेंज करेंगे तो आगे साइन हमारा वहां पे किस चीज का आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव। इसी तरह बाकी की प्रॉपर्टीज भी नोटबुक में नोट करनी है। अब आगे देखो एक बार, अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 हमें क्या कहती है, समझो ये बात। हाँ, जब तक ये प्रॉपर्टी ध्यान से नहीं पढ़ोगे एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। हाँ, अगर प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो क्वेश्चंस तो अपने आप पे बहुत आसान है बच्चों। अब देखो जो प्रॉपर्टी नंबर 6 अपने यहां पे देखो, मान लिया अपने पास कोई भी डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन है, ये बोल दिया A B C D E F और यहां पे अपना लिखा हो बच्चों G H K। अब देखो ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, मान लिया ये हमारे पास फर्स्ट रो बच्चों, ये सेकंड रो है, ये हमारे पास क्या बच्चों थर्ड रो है।
ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। अब देखो ये प्रॉपर्टी हमें कहती है बच्चों, अगर मान लिया हम यहाँ पे कोई भी चेंज करना चाहते हैं किसी भी एक रो के अंदर, क्या चेंज करना चाहते हैं, अगर हम किसी भी रो के अंदर चेंज करेंगे तो R1 के अंदर चेंज करना तो ये साइन रहेगा, R1 के आगे एरो, इसका मतलब क्या हो बच्चों, R1 में हमें चेंज करना है। अब जो भी चेंज करना है, चेंज हमेशा यहां पे लिखेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमें सेकंड कॉलम में चेंज करना है तो C2 के आगे एरो, C2 को हमें चेंज करना है, जो भी चेंज करना है उसको हमेशा राइट हैंड साइड में लिखेंगे। आई बात समझ में। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 हमें ये कहती है कि अगर मैं किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को अगर हम किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हैं तो करवा सकते बच्चों, हमारा वहां पे वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, बट कंडीशन एक, जिस भी नंबर से हम यहां पे मल्टीप्लाई करवाएंगे रो या कॉलम को, बाहर उसी नंबर से हमें वहां पे क्या करवाना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड। जैसे कि देखो अगर मान लिया कोई हमें ये बोल दे हमारे पास कोई भी एक रो R1 है, R1 की मैं यहां पे मल्टीप्लाई करना चाहता हूं किसी भी नंबर से, मान लिया मैंने यहां पे K से मल्टीप्लाई करवा दी या K से हम वहां पे डिवाइड करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं। तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखो बच्चों एक बार अगर K से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो देखना एक बार कितना बनेगा, KA, KB, KC, यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, DEF, और यहां पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, GHK। बट कंडीशन एक क्या बोला है, अगर हमने यहां पे मल्टीप्लाई करवा दिया किसी भी रो या किसी भी कॉलम को तो बाहर हमें उसी नंबर से वहां पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड। तो जो वैल्यू में डेट की यहां से मिलेगी सेम वही वैल्यू में डेट की यहां से मिलेगी, वैल्यू में अपना वहां पे बच्चों कोई भी चेंज नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखोगे। अब यहां से देखो बच्चों अपनी एक बात और क्लियर होगी, ये वैल्यू और वो वैल्यू हमारे पास सेम क्यों है, क्योंकि देखो 12 अपना यहाँ पे K है, अब देखो K अपना R1 में यहाँ पे भी है, वहां पे भी और वहां पे भी, इसका मतलब एक चीज और क्लियर होगी, अगर अपना किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से अगर कोई भी नंबर अपना बाहर कॉमन आता हो तो उसको हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, तभी तो वैल्यू हमारी सेम बनेगी। देखना अगर मैं यहां से अपना K बाहर कॉमन ले लूं तो K अपना 12 आ जाएगा, और K अपने यहाँ पे 22 में भी है तो K से K अपने यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे हमेशा क्या रहेगी, सेम। तो ये हमारे बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर है 6। अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हैं तो बाहर हमें उसी नंबर से क्या करवाना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड या मल्टीप्लाई। हाँ एक बात का ध्यान रखोगे, हम रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा सकते हैं, कभी भी हम रो के अंदर किसी भी कांस्टेंट नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते, इस चीज का ध्यान रखना है। आई बात समझ में। अगर मल्टीप्लाई करवाया तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा, अगर डिवाइड करवाया है तो बाहर हमें वहां पे मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखोगे। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7 के ऊपर। देखो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 7 अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 7th और 8th लगभग हर क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का यूज है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी अपने बिल्कुल ध्यान से करोगे। अब मान लिया हमारे पास डेट की वैल्यू गिवन है, ये आ गया ABC, यहाँ पे आ गया बच्चों DEF, और आगे इन्होंने अपने यहाँ पे बोल दिया बच्चों GH, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई बच्चों K। अब देखो ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी हमें कहती है, मान लिया ये हमारे पास फर्स्ट रो है R1 से लिखवा दिया, सेकंड रो है R2 से लिखवा दिया, थर्ड रो इसको हमने बच्चों R3 से लिखवा दिया, तो ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अंदर चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज करवा सकते हैं, देखो हम किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम को बच्चों आपस में ऐड भी करवा सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं। हाँ एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, हम रो में रो को जोड़ सकते हैं और कॉलम में केवल कॉलम को जोड़ेंगे, रो में रो को जोड़ना है और कॉलम में कॉलम को जोड़ना है। हाँ कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करवा सकते, इस चीज का ध्यान रखोगे। अगर मान लिया मैं यहाँ पे ये चाहूं कि मुझे यहाँ पे R1 में R3 को ऐड करना है, बेशक करवा दो, हाँ चाहे पड़ोसी हो या ना हो, यहाँ पे हमारी कोई भी कंडीशन नहीं है, हम किसी भी रो में किसी भी दूसरी रो को आपस में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक इसी तरह हम किसी भी कॉलम में बच्चों दूसरे कॉलम को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे कि मान लिया हम यहाँ पे R1 में R3 को जोड़ना चाहते हैं तो लिखने का सिंबल समझो, सबसे पहले क्या रहेगा, R1 यहाँ पे लिखना है, आगे ये एरो का साइन, R1 में हमें चेंज करना है, क्या चेंज करना है, हमें R1 में R3 को ऐड करना है, तो जो भी चेंज करना हो यहाँ पे लिखवाया करो R1 प्लस R3, ये हमारा लिखने का साइन रहेगा। तो देखो बच्चों अगर मैं यहाँ पे अपना R1 में R3 को प्लस करूंगा, देखना एक बार, देखो R1 की वैल्यू हमारे पास ये है ABC, R3 की वैल्यू हमारे पास ये है GHK, दोनों को आपस में जोड़ो A प्लस G, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों B प्लस H, और आगे वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों C प्लस K। यहाँ पे देखना एक बार R2 में हमने कोई भी चेंज किया है क्या, नहीं किया, केवल हमने R1 में चेंज किया है, जिस रो में चेंज किया वो केवल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आएगी और चेंज हमें केवल उसी रो में करना है, इस चीज का ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे ना तो अपना R2 कहीं पे ना R3 है,
चेंज केवल अपना R1 में होगा, R2 और R3 अपनी एज इट इज, D E F यहाँ पे लिखेंगे बच्चों अपना G H और यहाँ पे वैल्यू हमारी आ जाएगी K। तो ये हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी हमेशा बच्चों क्या रहेगी, सेम। ये चीज हम एक एग्जांपल से ट्राई करेंगे। देखो मान लो हमारे पास बच्चों कोई भी डेट गिवन है, यही आ गया -5 9 12 -4, ठीक है ना। क्या बोला आपको कि हम एक कॉलम के अंदर दूसरे कॉलम को या एक रो के अंदर दूसरी रो को ऐड भी करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं, वैल्यू में हमारा वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा। अब जैसे कि मान लो हम चाहते हैं कि हम C2 में से C1 को, C2 में से बच्चों C1 को माइनस करना चाहते हैं, तो बेशक करवा दो, वैल्यू में अपना वहां पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब देखो C2 में चेंज करना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, C2। क्या चेंज करना है, जो भी चेंज करना हो राइट हैंड साइड में C2 माइनस C1 करना है। अब देखो लिखने का तरीका क्या रहेगा, देखो एक काम करो, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या बनेगी, देखने एक बार। C2 में चेंज करना है, C2 तो अपना ये है ना, चेंज क्या करना है, C1 को घटाना, घटा दो, फिर 9 में से -5 घटाओ, वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 9 में से -5 घटाएंगे। देखो C1 में कोई भी चेंज नहीं करना, C1 तो अपना एज इट इज। C2 में से C1 को घटाओ, 9 + 5 कितना बनेगा बच्चों, 14, एंड माइनस का 4 माइनस का 12, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस का 16। तो क्या पढ़ा हमने, वैल्यू में अपना वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा। देखो चेक करो वैल्यू में चेंज हुआ या नहीं हुआ। अच्छा एक काम करो, माइनस का 5 और माइनस का 4 कितना बनेगा बच्चों, 20 बनेगा, माइनस साइन अपने पास से, एंड 12 इंटू में 9, वैल्यू हमारी बच्चों कितनी आ जाएगी, 108 आ जाएगा। अब एक काम करो, 20 माइनस का 108, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी बनेगी बच्चों, माइनस का 88 बनेगा। आई बात समझ में। अब एक काम करो, सेम यही काम अपने यहाँ पे भी करवा दो बच्चों, डेट को सोल्व करो, 16 इंटू में 5 80 आ गया, माइनस साइन अपने पास से, और यहाँ पे देखना एक बार 12 इंटू में 4 कितना आ गया बच्चों, 48 आ गया, 12 + 4 वैल्यू हमारी बच्चों कितनी आ जाएगी, 16। अब देखिए एक बार 168 माइनस का और प्लस का 80 है, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, माइनस का 88। तो बताओ बच्चों वैल्यू हमारी यहाँ पे सेम है या नहीं है। तो ये हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7 है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, लगभग हर क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का अपना यूज होना है। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि हम किसी भी एक रो के अंदर बच्चों दूसरी रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, और एक कॉलम के अंदर हम यहाँ अपना दूसरे कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। आई बात समझ में। तो वैल्यू में अपना वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7। उसके बाद आगे हम यहाँ पे चलते बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 8 के ऊपर। देखो 8वीं प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, ये बात समझो एक बार। देखो अब मान लो अपने पास एक डिटरमिनेंट गिवन बच्चों, यही आ गया A B C D E F G H K। ये प्रॉपर्टी हमारी कुछ प्रॉपर्टी नंबर 7 के जैसी ही है। देखो 7 में बच्चों हमने क्या पढ़ा है कि हम किसी भी एक रो में दूसरी रो को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 हमें क्या कहती है कि हम किसी भी रो के अंदर बच्चों किसी भी दूसरी रो के ऐड तो करवा सकते हैं, बट हम ऐसा भी करवा सकते हैं, अगर मान लिया हमारे पास यहाँ पे बच्चों R1 है, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 हमें कहती है कि हम किसी भी रो की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा के, अब जैसे कि मान लिया R1 की मल्टीप्लाई हमने अपनी A से करवा दी। आई बात समझ में, ध्यान से समझनी ये बात। हम किसी भी रो की किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करवा के किसी और रो की R2 उसकी अलग नंबर से मान लिया हमने B से मल्टीप्लाई करवा दी, यानी हम किन्हीं भी अलग अलग रोज की किसी भी और कांस्टेंट नंबरों से मल्टीप्लाई करवा के उनको हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। वैल्यू में अपना वहां पे बच्चों कोई भी चेंज नहीं होगा। क्या बोला है, हम किसी भी रो के अंदर उस रो की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा के दूसरी रो की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा के हम उन दोनों रोज को आपस में ऐड भी करवा सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम किन्हीं भी दो कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा के या डिवाइड करवा के उनको हम आपस में ऐड भी करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं। वैल्यू में वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा। हाँ, रो में रो को जोड़ना है और कॉलम में कॉलम को जोड़ना है। अगर यहाँ पे R1 लिख दिया तो रो में हम केवल रो को ही ऐड करेंगे। वही बात यहाँ पे रो में रो को ऐड करना और कॉलम में कॉलम को ऐड करना है, तो वही काम अपना यहाँ पे भी यूज होगा। जैसे कि मान लिया हम यहाँ पे प्लस करना चाहते हैं, तो बताओ बच्चों कैसे लिखेंगे। देखो अच्छा ये बताओ, R1 में चेंज करना है, क्या चेंज करना है, R1 की A से मल्टीप्लाई करवानी है, R2 की B से मल्टीप्लाई करवाना है और उनको आपस में ऐड करना। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, R1 की मल्टीप्लाई A से करवा दो, कितना बनेगा A²
ठीक है ना, और उसमें R2 को जोड़ना भी है। अब R2 की मल्टीप्लाई में B से करवानी, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, BD, और दोनों को आपस में प्लस करना है। आई बात समझ में? ठीक वही काम यहाँ पे R1 की A से मल्टीप्लाई AB आ गया, R2 की B से मल्टीप्लाई B आ गया, और दोनों को प्लस करना बच्चों। सेम वही काम यहाँ पे भी देखना एक बार, इसकी मल्टीप्लाई A से CA, इसकी मल्टीप्लाई B से FB, और दोनों को बच्चों आपस में प्लस करना है। चेंज केवल R1 में करना है, तो R1 में जो भी चेंज करना था वो आपको यहाँ पे लिखवाना होगा। R2 और R3 में नो चेंज है, तो एज इट इज D E F, और यहाँ पे वैल्यू हमारी बच्चों बनेगी G H, और यहाँ पे वैल्यू हमारी बनेगी K। तो ये हमारी यहाँ पे बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 8। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी, ये हमें क्या कहती है, देखो मान लिया हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट गिवन है, ये आगे बच्चों A B, और यहाँ पे इन्होंने बोल दिया बच्चों अपना यहाँ पे C प्लस एक्स आ गया। जैसे मान लो यहाँ पे लिख देता हूं थोड़ा A B, और यहाँ पे आ गया बच्चों अपना C प्लस एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया अपना D E F प्लस Y इन्होंने बोल दिया, G H K प्लस Z हमारे पास बच्चों में यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी हमें कहती है बच्चों, अगर मान लिया हमारे पास डिटरमिनेंट के अंदर अगर कोई भी एक कॉलम ऐसे सम में गिवन है, अगर सम में कभी भी आ जाए तो हम इस सम को बच्चों अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग कैसे, जैसे कि मान लिया इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी लिखवा सकता हूं कि A B, यहाँ अपना C प्लस एक्स है ना, तो एक काम करो बच्चों C अलग, आगे वाले नंबर सभी अलग। यहाँ पे वही काम D E आगे वाला नंबर बस, यहाँ पे क्या लिखेंगे G H आगे वाला नंबर बस K। आई बात समझ में? तीनों टर्म अगर प्लस में है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे बच्चों, माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। आई बात समझ में? अब एक काम करो, डिटरमिनेंट के अंदर वही चीज, आगे वाला नंबर हमने लिखवा दिया, अब बच गया पीछे वाला नंबर, तो पीछे वाले नंबर का सम अपना यहाँ पे अलग से लिखवा दो, तो वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या बनेगी A B। अब एक काम करो, आगे वाला हमने लिखवा दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों X। अब लिखो पीछे वाले नंबर्स D E, यहाँ पे क्या आ जाएगा Y, और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों G H, और यहाँ पे वैल्यू हमारी आ जाएगी Z। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ऑलवेज हमारी यहाँ पे बच्चों क्या रहेगी, सेम। तो ये अपनी यहाँ पे डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। तो ये हमारी बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 9। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, एक बार मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको दोबारा फिर बता देता हूँ बच्चों, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अब देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों हमने क्या पढ़ी है कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका हम डेट लेते हैं या फिर उसका ट्रांसपोज लेके डेट लेंगे, तो वैल्यू हमारी हमेशा बच्चों अपनी क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बच्चों हमने क्या पढ़ा है, अगर हम किन्हीं भी दो पड़ोसी रो या किन्हीं भी दो पड़ोसी कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो आगे साइन हमारा हमेशा वहां पे कैसा आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमने बच्चों क्या पढ़ा है, अगर हमारे पास कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम कभी भी आइडेंटिकल आ जाए तो वैल्यू ऑफ डेट हमारे वहां पे डेट क्या लिखवा देंगे बच्चों, 0। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के हमारे पास सभी एलिमेंट्स बच्चों 0 बन जाते हैं तो वैल्यू ऑफ डेट हमारी उस केस में भी क्या आएगी, 0 आएगी। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा बच्चों, अगर हमारे पास कोई भी सिस्टमैटिक मैट्रिक्स का डेट हमने ले लिया और उसका ऑर्डर हमारा वहां पे बच्चों कैसा ओड ऑर्डर है, तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास बच्चों डेट क्या रहेगी, 0 रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है वहां पे हमने ये बात पढ़ी है कि अगर बच्चों मान लिया हमारे पास कोई भी एक रो गिवन है, कोई भी डेट आ गया, डेट की अगर हम किसी भी एक रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएंगे तो हम करवा सकते हैं, बट कंडीशन एक बार में उसी नंबर से, अगर मान लिया मल्टीप्लाई करवाई हमने रो की तो बार में उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करवाया तो बार में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। वहां से एक बात और अपनी क्लियर हो गई थी, अगर डिटरमिनेंट से अपना कोई भी नंबर किसी भी रो से या कॉलम से बाहर कॉमन आ रहा है तो उसको हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, वैल्यू में हमारा अपना कोई भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या बताइए, प्रॉपर्टी नंबर 7 और 8 दोनों प्रॉपर्टी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 7 में हमने ये पढ़ा है कि हम किसी भी एक रो के अंदर दूसरी रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, इसी तरह कॉलम में कॉलम को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। और प्रॉपर्टी नंबर 8 में हमने क्या पढ़ा है कि हम किसी भी एक रो की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा के, किसी और रो की किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करवा के हम उनको आपस में ऐड भी करवा सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं। यानी हम R1 को A टाइम ऑफ R1 प्लस B टाइम ऑफ R2 लिखवा सकते हैं। और उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 9 जहां पर हमने उस सम को अलग अलग लिखा था, जैसे मान लिया यहाँ पे C प्लस एक्स आ गया था, तो जो हमारे पास लास्ट कॉलम था उसके जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स थे वो अलग, बीच में प्लस है तो प्लस, अगला डेट की वैल्यू जो भी हमारे वहां पे XYZ बनेगी उसको वहां पे अलग से डेट में लिखवा दियो, ठीक है ना। तो वो हमारी एक सम की प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 9। तो ये सारी प्रॉपर्टीज बच्चों बिल्कुल ध्यान से करनी है। अब देखो, अब हम यहाँ पे इन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। देखो पूरी एक्सरसाइज हमारी इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है।
अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, विदाउट एक्सपेंडिंग। देखो बच्चों, हमें यहाँ पे डेट की वैल्यू जरूर निकालनी है, बट ये बोलते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग। अभी तक जो हमने डेट निकालना सीखा वो एक्सपेंड करके निकालना सीखा है। हम हमेशा यहाँ पे प्लस लिखते थे, आगे माइनस, आगे प्लस, एक्सटेंड करवाते थे ना, साइन नंबर जिस भी रो में जिस भी कॉलम में उसको छुपाओ, बट वो काम हमें यहाँ पे नहीं करना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए, प्रूव दैट, हमें ये बात प्रूव करवानी है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट इज वेनिसिस। देखो हर डिटरमिनेंट हमारे यहाँ पे बच्चों कैसा होगा, वेनिसिस होगा। ये बात हमें प्रूव करवानी है। वेनिसिस का मतलब क्या होता है आपको बता रखा है, वेनिसिस का दूसरा नाम अपना क्या होता है बच्चों, जीरो। देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे यहाँ पे जीरो के बराबर होगी, ये बात हमें प्रूव करवानी है। अब देखो बच्चों, विदाउट एक्सपेंडिंग तो सीधी सी बात है, प्रॉपर्टीज की हेल्प से करना पड़ेगा। अब देखो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी पढ़ी है जहां पर हमारी डेट की वैल्यू जीरो बनी हो। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू ऑफ डेट बिकम्स जीरो। उसके बाद उससे जस्ट अगली प्रॉपर्टी, ये भी हमारी वहां पे जीरो बनाती थी ना, अगर किसी भी एक रो या एक कॉलम के हमारे पास सभी एलिमेंट जीरो हो जाए देन आल्सो वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू में जीरो। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई भी एक्सक्यूमेटिक मैट्रिक्स है जिसका ओड ऑर्डर है, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, यहाँ पे 5, यहाँ पे -5, उसकी वैल्यू बच्चों हमारी वहां पे क्या बनती है, जीरो। देखो ये तीन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है जहां पर वैल्यू ऑफ डेट, हमारी डेट बच्चों क्या बन जाती है, जीरो। तो क्लियर बात है, इन्हीं तीन का यूज करना पड़ेगा। मेन तो अपनी यही प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाए तो वैल्यू ऑफ डेट हमारी बच्चों क्या बन जाएगी, जीरो। देखो अच्छा ये बताओ, आइडेंटिकल बनाना है, यहां पे आ गया बच्चों 148। अगर मैं 148 को ऐसे लिखवा दूं 37 इंटू में 4, मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आएगा बच्चों, 148 आएगा। 111 है, अगर मैं इसको ये लिखवा दूं बच्चों 37 इंटू में 3, और यहाँ पे 37 है, अगर इसको बच्चों ये लिखवा दें हम 37 इंटू में 1, यहाँ पे आ गया बच्चों 4 3 1, और यहाँ पे ये एज इट इज 23 17 101 डेट के अंदर। आई बात समझ में। अब देखो 37 अपना फर्स्ट कॉलम में हर जगह है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो एक काम करो, टेकिंग कॉमन, बाहर कॉमन ले सकते इस चीज को हम यहाँ पे, टेकिंग कॉमन 37 फ्रॉम C1। अगर 37 को मैं अपना C1 से बाहर कॉमन लेंगे तो वैल्यू देखो बच्चों हमारे पास क्या बनेगी डेट के अंदर। तो वैल्यू लिखो हमारे पास अपनी क्या आ गई, 431 यहाँ पे जो भी बच गया आप लिखवा देना, ठीक है ना, जो भी आएगा ये जो भी है। अब ये बताओ बच्चों, यहाँ पे हमारे जो C1 एंड C2 है उसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे बच्चों क्या आ गई, जीरो, सॉरी आइडेंटिकल आ गई, वैल्यू सेम आ गई 431, वहां पे भी क्या आ गया 431। तो बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, सिंस, इनको बताओ C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। C1 एंड C2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या आ गई, आइडेंटिकल आ गई। अगर आइडेंटिकल है देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू में हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, जीरो। यही बात मैं आपने प्रूव करवानी थी। आई बात समझ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड उठा लो। देखो बच्चों ये भी हमारा कुछ ऐसा ही सम है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना है कि डेल्टा की वैल्यू हमारी किसके बराबर बनेगी बच्चों, जीरो के बराबर। देखो कैसे करेंगे, अच्छा ये बताओ, यहाँ पे कितना आ गया 2 3 4 है, 5 6 8 है। अब यहां से देखो कहीं से कोई नंबर कॉमन आ नहीं रहा। अब यहाँ पे देखो बच्चों x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, और यहाँ पे 6 9 12 3 बार कॉमन नहीं आ रहा। तो देखो बच्चों अगर मैं यहाँ से अपना 3x बार कॉमन ले लूं तो लेना एक बार बाहर कॉमन, यहाँ पे अपना 37 बार लिखना है, फिर कॉमन लिया था ना उसको हमने बाहर। तो एक काम करो बच्चों, टेकिंग कॉमन 3x फ्रॉम R3। अगर हम अपना 3x को R3 से बाहर कॉमन लेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखो बच्चों एक बार 3x को हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो एक काम करो 2 3 4 5 6 8, R3 से बाहर कॉमन आ गया 3x, तो क्या बनेगा 2 3 4। अब बताओ बच्चों वैल्यू हमारे यहाँ पे R1 और R3 की कैसी आ गई, आइडेंटिकल। तो बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। अगर ये हमारे पास आइडेंटिकल हो गए, आइडेंटिकल, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा से लिखा हुआ है बिकम्स क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। यही बात में प्रूव करवानी थी। उसके बाद थर्ड पार्ट देख लो बच्चों। अच्छा ये बताओ, बहुत आसान काम है, 2 2 2 हर जगह अपना 2 बार कॉमन है और यहां से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। यहाँ पे देखना बच्चों ABC यहाँ पे भी है, ABC यहाँ पे भी और ABC यहाँ पे भी, वहां से भी तो कॉमन आ रहा है। तो एक काम करो, टेकिंग कॉमन, प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमने पढ़ा था, अगर अपना किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कोई भी नंबर बाहर कॉमन आता हो तो हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन लो, टेकिंग कॉमन
2 एंड ए बी सी फ्रॉम, देखो 2 को हमने कहां से कॉमन ले लिया, C1 से, एंड ABC को हमने कहां से कॉमन ले लिया बच्चों, C3 से। 2 को C1 से एंड ABC को C3 से, बाहर कॉमन लो बच्चों, यहां से अपना 2 बार कॉमन आ गया और वहां से अपना बच्चों ABC बार कॉमन आ गया। अंदर वैल्यू बताओ बच्चों क्या बनेगी, देखना एक बार, 1 1 1 तो ये आ गया, ABC ये आ गया और आगे 1 1 1 अपना ये बनेगा। अब देखो बच्चों वही बात, सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, और ये बात मैं आपको प्रूव करनी थी। आगे ये चीज अपने आप ही लिखोगे। अगला सम देखो अपना, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा बच्चों यहाँ पे बताओ, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3, अपना ये बाहर कॉमन आ रहा है तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 1 1 1, बट और कहीं पे 1 1 1 है नहीं, हमें बनाना पड़ेगा। अब देखो बच्चों x प्लस वाई तो यहाँ पे है बट z नहीं है, यहाँ पे y प्लस z तो है बट x नहीं है, यहाँ पे z प्लस x तो बट y नहीं है। आई बात समझ में? अगर हर जगह ऊपर x प्लस वाई प्लस z होता तो अपना बाहर कॉमन आ जाता, बट वो है नहीं, बट बन सकता अपना। प्रॉपर्टी नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा है कि हम किसी भी एक रो के अंदर दूसरी रो को आपस में जोड़ सकते हैं। अगर मैं अपना R1 के अंदर R2 को प्लस करवा दूं तो वैल्यू देखो बच्चों हमारे पास क्या बनेगी, x प्लस वाई प्लस z यहां से आ जाएगा, प्लस करना एक बार x प्लस वाई प्लस z यहां पे आ जाएगा, प्लस करना एक बार x प्लस वाई प्लस z वहां पे आ जाएगा। तो एक काम करो बच्चों, यहां पे ऑपरेट करवा दो R1 के अंदर, तो R1 के आगे एरो लिखना है, क्या चेंज करना है, R1 प्लस R2। अगर चेंज करेंगे तो वैल्यू हमारे पास देखो बच्चों क्या बनेगी, x प्लस वाई प्लस z तो यहां पे बन गया, x प्लस वाई प्लस z अपना यहां पे बन गया, और x प्लस वाई प्लस z बच्चों अपना यहां पे बनेगा। यहां पे z x y एज इट इज, यहां पे माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3 एज इट इज। आगे वही चीज, आगे सम बिल्कुल इसके जैसा हो गया, आगे अपने आप करोगे। टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस z फ्रॉम R1 एंड टेकिंग कॉमन माइनस का 3 फ्रॉम R3, यहां पे बनेगा 1 1 1 और नीचे भी हमारा बच्चों बनेगा 1 1 1। सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू में क्या बन जाएगी अपने वहां पे 0। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4। उसके बाद आगे देखो 5th पार्ट में पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये तभी समझ में आएंगे अच्छे से जब प्रॉपर्टीज को बार बार 1-2 बार कम से कम पढ़ोगे, ठीक है ना। तो सभी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, नोटबुक में नोट करनी है, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अब देखो तो बस ये ध्यान में रखो कि अगर वेनिसीज प्रूव करना है तो या तो 2 रो या 2 कॉलम हमें आइडेंटिकल बनाने पड़ेंगे, या हमें वहां पे किसी भी एक रो या एक कॉलम के हमें सारे एलिमेंट वहां अपने क्या प्रूव करने पड़ेंगे बच्चों, 0 प्रूव करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो 5th पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, ये लिखा हुआ है साइन अल्फा, देखो ये क्वेश्चन ध्यान से करना है, साइन बीटा, और आगे बच्चों अपना यहां पे लिखा हुआ है साइन गामा। आगे इन्होंने बोल दिया अपना कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस ऑफ गामा, और आगे इन्होंने बच्चों अपने यहां पे बोल दिया कोस ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा, कितना आ गया, कोस ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा। आगे लिखा कोस ऑफ बीटा प्लस डेल्टा, कोस ऑफ बीटा प्लस डेल्टा, और आगे इन्होंने बच्चों बोल दिया अपना कोस ऑफ गामा प्लस डेल्टा। ये बात हमारी यहां पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। देखो एक बार सोल्व करना चाहते हैं, सोल्व क्या, वेनिसीज प्रूव करना है इसको हमें, चलो करवा देंगे। देखो अच्छा ये बताओ बच्चों, यहां से तो अपनी कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा एज इट इज, ठीक है ना। यहां पे कोस अल्फा कोस ऑफ बीटा कोस ऑफ गामा, और यहां पे काम करो बच्चों, कोई चीज अपनी यहां से भी कॉमन नहीं आ रही, कॉमन वहां से भी नहीं आ रही, बट यहां पे एक फॉर्मूला यूज हो गया बच्चों, 10+1 में एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, कोस ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करवा दो। कोस a तो कोस अल्फा, कोस b कोस ऑफ डेल्टा, कोस a कोस b माइनस का साइन a साइन b तो साइन ऑफ अल्फा इंटू में साइन ऑफ डेल्टा। आगे फॉर्मूला यूज हो गया बच्चों कोस ऑफ a प्लस b का, यहां पे भी क्या बनेगा, कोस बीटा कोस ऑफ डेल्टा माइनस साइन बीटा इंटू में साइन ऑफ डेल्टा। अब एक काम करो बच्चों, फॉर्मूला यहां पे भी यूज हो गया, कोस ऑफ गामा इंटू में कोस ऑफ डेल्टा माइनस साइन ऑफ गामा इंटू में साइन ऑफ डेल्टा। फॉर्मूला तो हमने अपना यूज कर लिया। अब देखो बच्चों वेनिसीज प्रूव करना है, तो 2 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, पहली 2 यानी 3rd और 4th नंबर की।
और यहाँ पे जो हमने जीरो के बराबर वाली पहली दो प्रॉपर्टी, या तो दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, या फिर एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे बच्चों क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो देखो कैसे करेंगे, अच्छा ये बताओ जीरो कब बनेंगे। अपना देखो बच्चों यहाँ पे आ गया साइन अल्फा, यहाँ पे भी साइन अल्फा है, साइन बीटा यहाँ पे भी साइन बीटा है, साइन गामा यहाँ पे भी साइन गामा है। ये माइनस का ये प्लस का है, अगर जोड़ेंगे वैल्यू हमारी जीरो बन जाती। बट यहाँ पे देखो बच्चों साइन अल्फा अकेला नहीं है, साथ में साइन डेल्टा आ गया। तो एक बात हमने पढ़ी है, अगर मैं किसी भी कॉलम की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दूं तो उसको हम किसी भी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं ना। प्रॉपर्टी नंबर 8 ये हमने पढ़ा। देखो एक बार साइन अल्फा यहाँ पे तो है, बट यहाँ पे साथ में साइन डेल्टा चाहिए। तो ये बताओ बच्चों, अगर मैं इसकी यहाँ पे साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करवा दूं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पे भी पूरे C1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। तो साइन डेल्टा यहाँ पे भी आ जाएगा, साइन डेल्टा यहाँ पे भी और साइन डेल्टा यहाँ पे भी, ये दोनों टर्म हमारी सेम हो जाएगी। और इन दोनों को मैं आपस में जोड़ दूंगा तो इससे अपनी यहाँ पे आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो एक काम और बच्चों, ऑपरेशन क्या ऑपरेट करना है ये समझ के करना है। तो यहाँ पे हम C3 में ऑपरेट करवा देते बच्चों। क्या ऑपरेट करवाएंगे, देखो एक बार C3 में ऑपरेट करवा दो। C3 जो अपना ये, और इसमें हमें प्लस करना है, माइनस का साइन अल्फा है तो प्लस करेंगे। अब C1 को प्लस करना है, बट यहाँ पे हमें C1 अकेला नहीं चाहिए, इसके साथ हमें यहाँ पे चाहिए बच्चों साइन ऑफ डेल्टा। तो अगर मैं साइन डेल्टा के साथ इसकी मल्टीप्लाई करवा के अगर मैं इसको यहाँ पे C3 में प्लस करवा दूं बच्चों, तो ये सारी टर्म्स हमारे आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट होगी या नहीं होगी। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखना एक बार, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा है, ये रहा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा है ना। ये टर्म्स प्लस की है तो यहाँ पे माइनस करवा देंगे। अब माइनस तो करवा देंगे, बट यहाँ पे हर जगह अपना कोस डेल्टा है, तो एक काम करो बच्चों, माइनस जरूर करना है बट कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करवा के माइनस करो। तो अगर इसको हम ऐसा लिखवा दें कि C3 प्लस साइन डेल्टा टाइम ऑफ C1 करना है, और इसमें से माइनस करवा दो कोस डेल्टा टाइम ऑफ C2, कोस डेल्टा टाइम ऑफ C2 की कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस करवा दो। कि प्रॉपर्टी नंबर 8 में हमने पढ़ा है कि हम किसी भी एक कॉलम के अंदर किसी भी दूसरे कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा के या डिवाइड करवा के उनको हम आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। वैल्यू में अपना वहां पे कोई भी चेंज बच्चों नहीं होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 8। अब देखा एक बार, प्रॉपर्टी का यूज करो बस, आगे काम करना बड़ा आसान है। अच्छा ये बताओ वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी। अब C1 में नो चेंज, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। C1 में तो अपना नो चेंज, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, इसमें भी नो चेंज। चेंज हमने किया C3 में, क्या चेंज किया है, C3 में प्लस करना है। C3 तो अपना यहाँ पे ये है, प्लस करो साइन डेल्टा टाइम ऑफ C1, इससे क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट। और माइनस करना है कोस डेल्टा टाइम ऑफ कोस अल्फा, करेंगे ना, तो ये माइनस का और ये प्लस का, सारी टर्म कैंसिल आउट। यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, 0। ठीक वैसे ही देखो साइन बीटा साइन डेल्टा, इसमें प्लस करना है इसका साइन डेल्टा टाइम, तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन बीटा इंटू में साइन डेल्टा प्लस का आएगा, ये प्लस से माइनस वाला कैंसिल आउट, और ये प्लस का है यहाँ पे माइनस का बनाओ। तो देखो ये करवा दिया हमने, माइनस कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई की यहाँ पे करवा दो, तो माइनस का कोस ऑफ डेल्टा इंटू में कोस ऑफ बीटा बनेगा, करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे भी कैंसिल आउट, वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 0। सेम ऑपरेशन यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, 0। अब आगे क्या लिखेंगे, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ, बताओ किसके, C3 के आर 0, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू में बच्चों हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0। और यही बात में यहाँ पे प्रूव करवानी थी। तो ये था हमारे यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 5। उसके बाद आगे हम चलते हैं अपना पार्ट नंबर 6 के ऊपर। देखो बच्चों ये अपने आप ही ट्राई करना है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं। ABC, आगे लिखा हो P क्या हो R, और यहाँ पे उन्होंने बोल दिया अपना AX प्लस PY, उसके बाद BX प्लस Q Y, और आगे लिखा अपने यहाँ पे CX प्लस का RY। अच्छी बताओ बच्चों, आइडेंटिकल बना लो या सारे एलिमेंट अपने यहाँ पे 0 बना लो, बात बराबर है। देखो हमें क्या चाहिए, AX चाहिए है और प्लस में PY चाहिए। तो ये बताओ बच्चों, A तो अपना, बट यहाँ पे X नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं तो अपना C1 है, मैं C1 को C3 के जैसा बनाना चाहता हूं। तो एक काम करो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे C1 की मल्टीप्लाई करवा दूं X से, तो यहाँ पे AX बन जाएगा ना इसके जैसा, यहाँ पे BX हो जाएगा, ये टर्म सेम हो जाएगी, यहाँ पे CX हो जाएगा, ये टर्म हमारी सेम हो जाएगी, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे AX बन गया, यहाँ पे BX बन गया और यहाँ पे CX बन गया, ये तो सेम हो गया। अब हमें चाहिए प्लस में PY, अगर प्लस में चाहिए तो बच्चों प्लस में P तो है, क्या वो अपना ये रहा, R अपना ये रहा, बट इसके मल्टीप्लाई में हमें आप क्या चाहिए, Y चाहिए। तो एक काम करो,
अगर मैं अपने C2 की मल्टीप्लाई y से करवा दूं, C1 की x से करवा दूं और उन दोनों को आपस में प्लस करवा दूं, तो C1 में बताओ बच्चों वैल्यू हमारी क्या बनेगी? यहां पे हो जाएगा अपना ax प्लस का py, यहां पे क्या लिखेंगे bx प्लस क्या y, और यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों cx प्लस का ry। ये दोनों वैल्यू हमारी कैसे हो जाएगी? आइडेंटिकल, और वैल्यू हमारी बच्चों किसके बराबर बन जाएगी? 0 के बराबर। तो ये क्वेश्चन अपने आप ही करोगे। आज हम करेंगे इतना ही काम, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।